हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। इसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था, अप्रोचेस भी कर ली थी, पर्सनैलिटी भी कर लिया था, परसेप्शन का भी हमने एक लेक्चर कर लिया था। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसका लिंक जो है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको आगे का पोर्शन करवाऊँगी परसेप्शन का, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं, जो प्रोसेस होता है ना परसेप्शन का, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं, तो उसको ही हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि परसेप्शन का एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेक्शन करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी जो है होती है वो स्टिमुलस प्रेजेंट होती है, तो उनमें से हम किसी ना किसी को सिलेक्ट करते हैं जिन पे हमने रिएक्ट करना होता है ना। देन उस सारी सारी इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सारा लास्ट लेक्चर में समझा दिया था क्या होता है प्रोसेस जो होता है परसेप्शन का। वो अभी ना जब हम सिलेक्शन करने लगते हैं, अभी आपके सामने मान लो 10 चीज़ें हैं, तो 10 में से आपको कौन सी 2 सिलेक्ट करनी है जिसके बारे में आप परसेप्शन बनाओगे, जो आपसे रिलेट करती हैं, है ना? मतलब जब आप सिलेक्शन करने जाते हो, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो है आप ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाते हो। ये सारे के सारे फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं, देन आप डिसाइड करते हो कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है? चलिए, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन में सबसे पहले तो आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं डिटेल में करवाऊँगी, तो अभी मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ। नॉर्मली ना जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, वो स्टिमुली के ही फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर ना एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पीपल होते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो उन्हीं के क्या फीचर्स हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला क्या है, साइज़। साइज़ में सिंपल सी चीज़ है। अभी आप यहाँ आपके सामने ये स्लाइड खुली हुई है, आपका ध्यान किस पर जाएगा सबसे पहले? ये जो हेडिंग्स है उस पर जाएगा या जो ये अंदर लिखा हुआ है इसके ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली सी बात है, अपना ध्यान ना नॉर्मली सबसे पहले आप अगर कोई बुक खोलोगे, तो बुक खोलते ही आपका जो ध्यान है वो हेडिंग्स पे जाता है ना? जो चैप्टर का नेम होता है वो लिखा होता है ऊपर, देन उसके बाद हेडिंग्स आती हैं, उसके ऊपर ध्यान जाता है। जो अंदर की एक्सप्लेनेशन होती है उसके ऊपर अपना ध्यान बाद में जाता है। रीज़न? क्यों? क्योंकि वो बड़ी होती हैं, वो बे उसका साइज़ बड़ा होता है, वो बोल्ड में होती हैं, साथ-साथ उसका साइज़ भी बड़ा होता है ना? तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है, जो नॉर्मली चीज़ें बड़ी होती हैं साइज़ पे, साइज़ के अंदर, तो उस पे एक पर्सन का, एक किसी भी इंडिविजुअल का ध्यान जो है वो पहले जाता है और उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो सिलेक्शन होगी उसकी, है ना? उसको सिलेक्ट करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो बिग साइज़ एडवर्टाइज़मेंट, जैसे आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर ना होर्डिंग्स लगे होते हैं जगह-जगह पे। तो एक छोटा-सा होर्डिंग है, कुछ बोर्ड लगा हुआ है, आपका हो सकता है ध्यान ना जाए, वहीं एक बहुत बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपका ध्यान जाएगा जाएगा, है ना? तो इसी वजह से जो है वो नॉर्मली साइज़ बड़ा रखा जाता है हर एक चीज़ों का, ताकि उस पे लोगों का ध्यान जाए। उसके बाद सेकंड, उसकी इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी मतलब उसके अंदर बेसिकली वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी नॉर्मल सी चीज़ है कि एक लाउड म्यूज़िक है और एक जगह बज रहा है स्लो म्यूज़िक, तो डेफ़िनेटली आपका ध्यान किस पर जाएगा? लाउड म्यूज़िक पे जाएगा ना। इंटेंसिटी यानी कि जो भी चीज़ आपके सामने प्रेज़ेंट है, उसका इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी ब्राइट है। एक तो सिंपल सोबर सी चीज़ है, उसके ऊपर हो सकता है अपना ध्यान ज़्यादा ना जाए, है ना? सिंपल सोबर कलर्स हैं और एक बहुत ही तड़कते-भड़कते ऐसे ब्राइट कलर्स हैं किसी भी चीज़ के, तो उसके ऊपर अपना ध्यान पहले जाएगा। हो सकता है कि अपने को पसंद वो चीज़ आए जो सिंपल सोबर है, बट अपना ध्यान जो है वो किस पर जाता है सबसे पहले? वो जो तड़कती भड़कती चीज़ें हैं, यानी कि जो ब्राइट कलर्स हैं, उसके ऊपर जाएगा, है ना? तो ये इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद रिपिटेशन।
रिपिटेशन में क्या होगा, अभी आपने देखा होगा कोई नया सीरियल चालू होने वाला है, ठीक है, नया सीरियल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके इतने भर भर के एडवर्टाइजमेंट देते हैं ये लोग। जैसे कोई सीरियल आ रहा है तो उसके बाद ब्रेक आता है, तो ब्रेक के अंदर हर चैनल के ऊपर उसके एडवर्टाइजमेंट डालते रहेंगे। कोई पर्सन ना चाहते हुए भी उसको देखेगा ही देखेगा, मतलब वो एक बार इग्नोर कर देगा, 2 बार 4 बार, बट उसके बाद पाँचवीं छठी बार देख लेगा, भाई दिखा तो क्या है, क्या न, कौन सा नया सीरियल आ रहा है ना, तो उसका ध्यान चला ही जाएगा। तो रिपीटेटिव चीज़ों पे ध्यान जल्दी जाता है, तो उसके सिलेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है मोशन। मोशन में क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में रात के टाइम पे ना होर्डिंग्स लगे होते हैं जहाँ पे, या कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती है, मूविंग में होती है, आपने देखा होगा। एक तो होते हैं नॉर्मल होर्डिंग्स जो वहीं पे मतलब है, मतलब स्टक हैं वहीं पे, और एक होते हैं जो मूविंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिनमें ना वो सब कुछ लिखा होता है और वो मूव भी कर रहा होता है, उसके अंदर लाइटिंग भी होती है, मोशन में होता है। तो आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा किस पर जाएगा, जो मूव कर रही है एडवर्टाइजमेंट उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है ना। तो यही वाला पॉइंट ये चीज़ बोल रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा अदर एग्जांपल कि जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट रहती है, उस पे अपना ज़्यादा फोकस रहता है, उसे आप लंबे टाइम तक देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में अगर आपने कोई चीज़ की ऐड देखी है, हो सकता है आप ना भी पढ़ो, है ना, अच्छे से ध्यान ना जाए आपका, बट अगर टीवी पे आ रही है तो वो मूविंग में होती है, क्योंकि मोशन में होती है, तो आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कंट्रास्ट पे। कंट्रास्ट में क्या होता है ना, सॉरी, कंट्रास्ट में क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, जैसे ना सूट होता है मान लो, ठीक है, तो वो सारा ब्लैक कलर का सूट है, उसके ऊपर ना जो फुलकारी है, चुन्नी होती है जो, वो येलो कलर की है, तो वो कंट्रास्ट हो गया है ना। तो वहाँ पे जो है आपका एकदम से ऐसा ध्यान जाता है कि हाँ भी यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, एक अलग सी चीज़ लग रही है। और वहीं एक पूरे सूट का कलर भी सेम, चुन्नी का कलर भी सेम, सब कुछ सेम सेम है, तो अपने इतना ज़्यादा अपना अट्रैक्शन नहीं जाता है, इतना ज़्यादा अपना ध्यान नहीं जाता है उस चीज़ पे। तो डिपेंड करता है, जो चीज़ अच्छे कंट्रास्ट में होगी ना उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता है। अभी जैसे यहाँ पे 2 फिगर्स दे रखी हैं, तो जो सेंटर वाला स्क्वायर है, जो यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, वो सेंटर वाला जो है, या ये तो वैसे रेक्टेंगल बन गया, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब सेंटर वाले जो स्क्वायर्स है ना, तो इस सेंटर वाले स्क्वायर पे अपना ध्यान नहीं जाएगा ज़्यादा, इस वाले जो सेंटर में जो स्क्वायर बना हुआ है इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाएगा। क्यों ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड में कंट्रास्ट यूज़ किया गया है वो यहाँ पे छोटा यूज़ किया गया है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो स्क्वायर्स हैं वो सारे के सारे छोटे हैं, तो डेफिनेटली अपना ध्यान सेंटर वाले पे जाएगा, बड़े वाले पे जाएगा, है ना, वो अकेला है 4 के बीच में, और यहाँ पे जो है 4 के बीच में जो अकेला है वो उनसे भी छोटा है, तो इतना अपना ध्यान नहीं जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्रास्ट कि आप कंट्रास्ट कैसा यूज़ कर रहे हो। अगर वो सही यूज़ किया गया है तो अपना ज़्यादा अट्रैक्शन जाता है उसके ऊपर, और अगर वो नहीं यूज़ किया गया सही तो अपना इतना ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, और इसमें अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक डिफरेंटली ड्रेस्ड पर्सन है, मतलब अगर सबने लाल कपड़े पहन रखे हैं और एक बीच में ब्लैक कलर का कपड़े पहन के आएगा तो डेफिनेटली अपना ब्लैक वाले पे जाएगा ध्यान, है ना। तो मतलब जो डिफरेंटली कलर्ड होगा पर्सन तो उस पे ऐसे ध्यान जाता है, कोई बोल्ड लेटर्स है उस पे ध्यान जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नोवेलिटी एंड फेमिलियरिटी। इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे अपना ध्यान तब ज़्यादा जाता है, आपका तब ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं कि उसको आप सिलेक्ट करेंगे ऐसी चीज़ को जो नई हो, मतलब कहने का जो ओल्ड इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज़ नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, अपने को बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक फॉरेन लेक्चरर है अपना, मतलब रोज़ लोकल ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो अपना रोज़ रूटीन में लेक्चर्स देते हैं ना, तो हो सकता है कई बच्चे मिसिंग भी रहते हैं क्लास में से। अब एकदम से आपने सबने सुना कि एक फ़ॉरेन का बंदा जो है वो, मतलब एक लेक्चरर जो है वो आज लेक्चर देने के लिए अपने कॉलेज में आ रहे हैं। तो जो बच्चे बंक पे होते हैं, जो बच्चे मिसिंग होते हैं, वो भी क्लास अटेंड करेंगे ये देखने के लिए वो कैसा पढ़ाते हैं, है ना। तो एक क्यूरियोसिटी होती है। तो मतलब कहने का कि ओल्ड इन्वायरमेंट में अगर कोई नई चीज़ आएगी तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके सिलेक्ट होने के, उस पर ध्यान जाने के। उसके अलावा जो है फेमिलियरिटी है। फेमिलियरिटी में क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लो कोई फेमिलियर पर्सन है, यानी कि अपना जो है रूटीन में अपने लेक्चर्स चल रहे हैं, कोई फेमिलियर ऑथर है या कोई फेमिलियर ऐसा कोई राइटर है, कोई भी मतलब ऐसा है लेक्चरर है जिसको सारी दुनिया जानती है, मतलब वो पर्सन इतना फेमस है, तो वो अगर आपके कॉलेज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी आपका अट्रैक्शन गेन करेगा, वो भी आपका ध्यान
खींचेगा और साथ में उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे उस टाइम पे कि आप उस चीज़ को सिलेक्ट करो रिएक्ट करने के लिए, मतलब उसके लिए परसेप्शन बनाने के लिए। इग्नोर नहीं करोगे आप उस चीज़ को। तो अगर कोई चीज़ फ़ेमिलियर है या फिर कोई चीज़ नई है ओल्ड एनवायरनमेंट में, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है? चलिए, ये तो हो गए अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स कंप्लीट। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी पर्सन अपने सामने अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके फीचर्स, यानी कि जो स्टिमुलाई होती है ना, उसके क्या फीचर्स हैं वो हमने पढ़ लिए, वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। अभी उसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अभी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, अपने सामने 10 चीज़ें हैं, उसको आप कैसे परसीव करेंगे, किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान जाएगा, किसको आप सिलेक्ट करेंगे, किसको आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं। लाइक मैं अभी परसीव कर रही हूँ किसी चीज़ को, तो मेरे खुद के क्या फैक्टर्स होंगे, इंटरनली मेरे खुद के क्या फैक्टर्स होंगे, वो भी अफेक्ट करेंगे कि मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करूँगी और किसको नहीं करूँगी। ठीक है? अब इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये आपको मैंने पर्सनैलिटी के अंदर भी बताया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप खुद को कितना जानते हो, आपको खुद के बारे में कितनी नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है? इसमें क्या होता है कि लाइक ना आप खुद को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब अपने सामने फिर आप दूसरों से भी डरेंगे, खुद को लेके आप डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से रहेंगे, अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं। अगर अपने से कोई गलती होगी है तो आप मतलब सॉरी 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 ऐसे ही मतलब रहेंगे, है ना। आप अच्छे से उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाएंगे, उसको मतलब आप खुद ही डरे रहेंगे। और या फिर मान लो एक नया प्रोजेक्ट आया है कंपनी के अंदर, और नया प्रोजेक्ट आया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपको वो काम दिया गया है बट आप ये बोल रहे हो, आप उसको ना नेगेटिवली परसीव कर रहे हो। क्यों नेगेटिवली परसीव कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप वो काम कर सकते हो। आप कर सकते हो, है ना, आप कर सकते हो, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको ये हो रहा है यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको नेगेटिवली परसीव करोगे, उसको हो सकता है इग्नोर भी कर दो, उसको सिलेक्ट ही ना करो। तो मतलब चांसेस रहते हैं कि आप उसको इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे उस चीज़ को। और वहीं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हाँ, आजा भाई देख लेंगे, है ना, जो भी होगा मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप मतलब किस चीज़ को कैसे परसीव करोगे या सिलेक्ट करोगे। उसके बाद बिलीफ। बिलीफ में क्या होता है कि आपका किसी चीज़ को लेकर के बिलीफ, क्या हो सकता है वो बिलीफ सही हो सकता है वो बिलीफ गलत हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? यानी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपना बिलीफ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली में वो चीज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अपना आपा उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, अपना उस चीज़ को लेकर के क्या विश्वास है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई होप, मैं बोलने से पहले, एग्जाम्पल देने से पहले मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगी, तो जस्ट एग्जाम्पल है, जस्ट समझाने के लिए, दैट्स इट। ठीक है? बहुत सारे ना, कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि स्पेशली अपने इंडिया में, कि अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई भी टाइप की दिक्कत आई है अपने को, तो ना अपा ना जैसे बाबा होते हैं, साधु संत होते हैं, इनके पास चले जाते हैं। वो अपने को नुस्खे बताते हैं, टोटके बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, है ना, तो आपका सब अच्छा हो जाएगा काम। उनके पास वही दो तीन, कुछ कुछ तो फिर भी चलो जेन्युइन होते हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ तो ना धंधा लेके बैठ जाते हैं, मतलब वो अपना बिजनेस बना लेते हैं उस चीज़ को, एंड वो पैसे लेते हैं और वही दो तीन चीज़ें होती हैं, जो भी उनके पास आता है उनको वही सबको सेम दो तीन चीज़ें बता देते हैं, और अपना जो है वो पैसे कमाने का उनका ज़रिया होता है। पर आपा प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो आपा तो उसको पॉजिटिवली परसीव करते हैं कि हाँ भी आपा उनके पास जाएंगे प्रॉब्लम लेकर के, वो अपने को बताएंगे, आपा वैसा करेंगे और अपनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अपना बिलीफ है वहाँ पे, अपना विश्वास है वहाँ पे कि आपा जाएंगे और ठीक हो जाएगा, है ना। और और वहीं दूसरा पर्सन है, वो कहता है ठीक है ना, अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, टाइम आया, अच्छा बुरा आता है, सब पे आता है, अपना भगवान पे विश्वास करो, डायरेक्ट अपना गॉड पे बिलीफ रखो, ये सब चक्करों में मत पड़ो, है ना। वेस्टेज ऑफ मनी है या वेस्टेज ऑफ मतलब वो चीज़ है, टाइम है। तो यहाँ पे अपने अपने विश्वास की बात हो जाती है कि आप किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद आता है नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आपको टीवी खरीदना है, तो आपके सामने 10 टीवी की एड्स आएंगी, तो आप 10 के 10 के ऊपर मतलब आप अच्छे से उसको स्टडी करोगे, देखोगे, है ना। टीवी पे ऐड आ रही है टीवी की ठीक है, आपको नया टीवी लेना है, तो वहाँ पे भी आप उसकी तरफ ध्यान दोगे।
न्यूज़पेपर में ऐड देखी, गूगल किया, सब जगह पे आप टीवी का देखोगे एड्स, है ना? कोई सामने आ गई तो भी उसको क्लिक करके देखोगे, ओपन करके। और वहीं आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपने टीवी ले लिया, ले लवा लिया, सब कुछ हो गया, परचेज़ कर लिया, उसके बाद आपकी ज़रूरत ख़त्म, उसके बाद टीवी की कोई मर्ज़ी ऐड आई जाए, जाई जाए, आप इतना मतलब इतना ध्यान नहीं दोगे, उसे इग्नोर कर दोगे। तो नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सिलेक्ट करोगे और किसको नहीं। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है ना, भी आप किसी चीज़ को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस वे से आप उसको देखोगे। मतलब आप उसको सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप कॉलेज में गए हो और नया कॉलेज है, नई क्लास है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है? तो आपने ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ पे मेरे को जो भी बच्चे मिलेंगे वो सारे इंटेलिजेंट मिलेंगे, और जो इंटेलिजेंट होगा ना सबसे ज़्यादा, मैं उसी को अपना फ्रेंड बनाऊँगी या बनाऊँगा, ठीक है? तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है उनसे, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? जो इंटेलिजेंट होगा। और किसको आप इग्नोर कर दोगे? जो इंटेलिजेंट नहीं होगा। क्योंकि आप खुद इंटेलिजेंट हो, तो आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी हुई है अपने माइंड में कि जो इंटेलिजेंट होगा मैं तो उसी को फ्रेंड बनाऊँगी और उसी का ही सिलेक्ट करूँगी, बाकियों को आप इग्नोर मार दोगे, ऑब्वियसली सी बात है ना? और यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है जो पर्सन को आपने सिलेक्ट किया फ्रेंड बनाने के लिए वो इंटेलिजेंट तो बहुत है, पर उसमें अक्खड़ बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, रूड है वो पर्सन, मतलब उसे हो सकता है पढ़ाई का ही घमंड हो, इंटेलिजेंसी का ही घमंड हो, एटीट्यूड हो, है ना? तो फिर इन दैट केस अपने को होता है कि हाँ भी फिर वो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे अपनी गलत हो जाती है कि भले ही वो इंटेलिजेंट है, मैंने फ्रेंड बना लिया, बट उसमें एटीट्यूड इतना है तो फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन। रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन में क्या होता है ना, कि मतलब आप कितना ज़्यादा एक चीज़ को जानते हो ना, जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को जानते हो, उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप उसको सेलेक्ट करोगे या आप उसको उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। थिंग्स वी विच ही ऑलरेडी नोज, मतलब कहने का जिन चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिलीजियस पर्सन है, एक धार्मिक पर्सन है, जिसको ऑलरेडी सॉरी पूजा और पाठ की सब चीज़ों की प्रॉपर अच्छे से नॉलेज है, रिलीजियस पर्सन है, और उसके सामने ना 2 लेक्चर्स जा रहे हैं। एक लेक्चर उसका गया पहले, एक मतलब रिलीजियस के ऊपर ही एक लेक्चर था, उसके बाद सेकंड लेक्चर था इंडिया में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या जीडीपी जा रहा है, सब कुछ उसके बारे में लेक्चर था। तो रिलीजियस वाले लेक्चर में तो वो अपना काउंटर में ओपिनियंस भी रखेगा, है ना? डिस्कशन मोड पे लेक्चर ले जाएगा, और उसके बाद जो है वो अपने ओपिनियंस भी रखेगा और इंटरेस्ट लेके सुनेगा भी, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है, तो उसको मज़ा आएगा और नॉलेज लेने में, है ना? और जो दूसरा लेक्चर होगा इंडियन वाला, उसमें बोर हो जाएगा बेचारा, बैठा-बैठा, ना उसका कोई नॉलेज है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है, मतलब उसके बारे में ना ऑलरेडी उसको कुछ पता है और ना ही वो जानने में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पे उसके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। जिस चीज़ को ना हम ऑलरेडी जानते होते हैं, वही चीज़ हमारे सामने आती है ना, तो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको उसके ऊपर अपना ध्यान जाएगा। आपका कहते हैं ना, ये तो हाँ, ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं या देखते हैं, उस चीज़ की तरफ ध्यान जाता है, ठीक है? तो ये होता है रिस्पॉन्स डिस्पोज़िशन। चलिए, आगे अभी लास्ट के 2 रह गए हैं, उसके बाद अभी थोड़ा और पड़ा है, ऑर्गेनाइज़ेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अभी इसके अंदर इंटरनल के अंदर फैक्टर्स, लास्ट जो 6th नंबर फैक्टर है वो आता है इंटरेस्ट। इसमें कुछ नहीं होता है, अपना जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आपका उस चीज़ की तरफ ध्यान अपना जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं जाएगा, है ना? सिंपल है इसमें। अभी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक एक जो प्लास्टिक सर्जन है, मान लो ना आपके सामने आप एक प्लास्टिक सर्जन हो, तो आपके सामने जो है वो एक आता है पर्सन, उसके ना ऐसे नोज़ टेढ़ी-मेढ़ी होती है, मुँह उसका टेढ़ा-मेढ़ा होता है, तो आपका डेफ़िनेटली उसकी तरफ ध्यान जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप एक प्लास्टिक सर्जन हो, तो आप उसको कन्विंस भी करने की कोशिश करोगे, तो आप सर्जरी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, है ना? तो आपका उसकी तरफ ध्यान जाएगा। उसके बाद एक लेक्चरर है, जो आपके सामने, अगर आप लेक्चरर हो और आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो किसी वर्ड को गलत बोलता है या किसी भी चीज़ का को आप उससे पूछते हो, तो उसका मीनिंग जो है वो आपको गलत बता देता है
है ना? तो वहाँ पे इन दैट केस जो है आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। एक लेक्चरर के सामने एक टेढ़े-मेढ़े जो है उसका है, जो नोज़ है वो टेढ़ा-मेढ़ा है किसी का, तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाएगा उसका, एक लेक्चरर का, है ना? वैसे ही अगर किसी ने रॉन्ग प्रोनंसिएशन की है वर्ड्स की, तो एक प्लास्टिक सर्जन का उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि सबके ना इंटरेस्ट की बात होती है। जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होता है, आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं होता है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? चलिए, अभी लास्ट जो इसके अंदर फैक्टर आता है जो हमें अफेक्ट करता है कि हमारा ध्यान किसकी तरफ जाएगा और हम किसको सिलेक्ट करेंगे किसको नहीं, दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है ना, अपने अब तक क्या सीखा है, अपनी लर्निंग कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को ना ये सिखाया जाता है कि हाँ भाई कोई नीडी पर्सन है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये अपनी लर्निंग है। हो सकता है अभी जैसे ना आपके सामने कोई नीडी पर्सन आया तो आपने उसको कैसे परसीव किया, आपने एकदम से आपने उसको सिलेक्ट किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, देन उसके बारे में ये परसेप्शन बनाई कि हाँ भाई ये तो नीडी पर्सन है, आपने उसे इग्नोर नहीं किया, आपने उसको सिलेक्ट किया रिएक्ट करने के लिए, ठीक है? तो जब आपने उसे सिलेक्ट किया, ये तो नीडी पर्सन है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो ये क्या होगी, आपकी लर्निंग होगी। आपकी लर्निंग ऐसी है जिसकी वजह से आपने उसे सिलेक्ट किया। हो सकता है एट प्रेजेंट वो जो नीडी पर्सन जो हमें दिख रहा था नीडी, वो एक्चुअली में नीडी ना हो, है ना? ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। आजकल तो वैसे ही फेक और फ्रॉड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, फेक पर्सन्स बहुत हो रहे हैं और फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है वो आपके पैसे ले लू के भाग जाए, है ना? एक्चुअली में वो हो सकता है नीडी ना हो, ये भी चीज़ें पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कई बार हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं अपनी लर्निंग के बेसिस पे। हो सकता है वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में ठीक हो सकता है वो ना ठीक हो, दोनों ही चांसेस रहते हैं। सॉरी, बट उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सिलेक्ट होगी वो चीज़, क्योंकि अपनी लर्निंग वैसी है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑफ द स्विच, अभी आप एक मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको नहीं देखोगे तो आप इंस्टेंटली इसको कैसे रीड करोगे, टर्न ऑफ द स्विच, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग वैसी है। तो आपने इसको एकदम से आपका ध्यान गया और इधर लिखा हुआ है टर्न ऑफ द स्विच। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो इसमें दो है, द जो है ना वो इसमें दो दो बार लिखा हुआ है, बट अपना इंस्टेंटली अपना ध्यान नहीं जाता है क्योंकि अपनी लर्निंग वैसी है। तो आप उसको वैसे ही देखते हैं जैसी अपनी लर्निंग है। हो सकता है प्रेजेंट में वो चीज़ वैसी हो या वैसी ना हो, दोनों ही चांसेस होते हैं। तो ये भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, ठीक है? चलिए, अभी ये सिलेक्टिविटी तो हमारा हो गया पूरा। सिलेक्टिविटी में तो हमने कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ भी किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के और किस चीज़ के कम चांसेस रहेंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको प्रोसेस के अंदर बताया था ना कि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सारी की सारी उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, देन उसके बाद उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर ये कह लो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक्चुअली ये फैक्टर्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन है फिगर ग्राउंड परसेप्शन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिंपल आप इसमें ना देखो, फिगर देखो, सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखो, उसके बाद शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर आप इस ब्लैक वाले पोर्शन को बेस मान के चलते हो तो आपको ये दिखेगा जो बीच में वाइट वाला पोर्शन है ना वो एक फ्लावर वेस है ना? और अगर आप इस वाइट वाले पोर्शन को बेस मान के चलते हो तो आपको ये दिखेगा कि साइड में दो पर्सन्स हैं, दो एक ह्यूमन फिगर्स हैं जिनके फेस अपने को दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये बस यही बोल रहा है। इतना आपको समझ आ गया तो आपको अभी ये प्रिंसिपल भी समझ आ जाएगा। इसमें बस ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि किसी भी फिगर को जब हम देखते हैं ना तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो डिपेंड करता है, उसको हम उसके बैकग्राउंड से या उसका जो बेस होता है ना उससे हम कैसे उसको सेपरेट कर रहे हैं। बस ये प्रिंसिपल इतना ही चीज़ बोलता है, कैसे हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। जिस भी आपके सामने कोई भी फिगर है तो यहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज करने बैठे हो इस फिगर को, तो अगर आप इसको वाइट वाले को बेस मानते ऑर्गेनाइज करते टाइम तो ऑब्वियसली सी बात है आप दो आपको पर्सन्स दिखाई देंगे, और अगर आप
ब्लैक वाली को बेस मानते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, एक फ्लावर वेस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे बस यही बोलता है कि आप जब भी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बेस कैसे मान रहे हैं, मतलब जो एक फिगर है ना उसमें आप बेस को फिगर से कैसे सेपरेट कर रहे हैं और उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना जो भी मीनिंग है वो क्या निकल करके आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड में क्या होता है ना, जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी, और उसको जब हम ऑर्गेनाइज करने बैठते हैं ना तो उसको हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं, दो बेस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमिटी, सेकंड वन इज सिमिलैरिटी। प्रॉक्सिमिटी आपने सबने सुना ही होगा कि ना ये डिस्टेंस से रिलेट करता है, मतलब ये कहने का जो दो चीज़ें हैं ना उसमें अगर डिस्टेंस कम है, उसमें अगर रिलेशन ज़्यादा है, वो आपस में रिलेट कर पा रही हैं, तो उनको हम एज अ ग्रुप देखते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉक्सिमिटी में मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक एक नया जो है वो सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर ने एक कंपनी में ज्वाइन किया, जैसे ही उसने कंपनी में ज्वाइन किया वैसी कंपनी की सेल्स तो बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी जो वहाँ के जो लोग थे, जो टॉप अथॉरिटी, उनको ये लगा कि हाँ भी भाई नया सेल्स मैनेजर है, इसमें बहुत दम होगा, एफिशिएंट होगा ये तो काम में, इसके ज्वाइन करते ही सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया और उसके अंदर से इसका मीनिंग निकाला, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो सकता है सेल्स इस वजह से बढ़ी हो क्योंकि तेज़ी आ गई हो सकता है मार्केट में अच्छा हो गया और डिमांड बढ़ गई हो मार्केट में, कोई भी रीज़न हो सकता है सेल्स बढ़ने का, कोई भी रीज़न हो सकता है सेल्स बढ़ने का। बट एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हाँ भी उसको उसने नए एक पर्सन ने ज्वाइन किया, सेल्स मैनेजर ने, जैसे ही उसने ज्वाइन किया वैसी सेल्स बढ़ गई। तो उन्होंने ये इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि उन्होंने इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। उन्होंने ये देखा कि ये तो हाँ भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, नियर है ये तो बहुत ज़्यादा। तो इसको एज अ ग्रुप उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है ना, जो दो चीज़ें हैं अगर उनमें ना सिमिलर से फीचर्स हैं तो उनको आप डेफिनेटली एज अ ग्रुप भी देखेंगे। अभी मान लो कोई शरारती बच्चे हैं आपकी क्लास में, जैसे आप लेक्चर लेने गए हो तो शरारतें कर रहे हैं, तो उनको आप एज एक ग्रुप में डाल दोगे कि हाँ भाई ये तो क्लास के शरारती बच्चे हैं, इनका एक ग्रुप है। और एक ये है, एक जो 5-6 बच्चे होते हैं ना जो आगे आगे बैठते हैं, है ना, वो क्या है, मतलब वो क्लास के बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, टॉप करते हैं, तो उनको आप एक ग्रुप में डाल देते हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, जिनमें ज़्यादा अपने को लगेगा कि हाँ भी इनके फीचर्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो उनको आप एज अ ग्रुप देखते हैं। हो सकता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसमें एक जो है एक का नेचर बिल्कुल अलग हो, दूसरे का नेचर बिल्कुल अलग हो, तीसरे का कोई रूड हो, कोई पोलाइट हो, कोई कैसा हो, कोई कैसा हो, मतलब कहने का मतलब उन चारों पांचों जो होंगे ना बच्चे होंगे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट उनकी पर्सनैलिटीज़ होंगी, बस उनमें एक चीज़ सिमिलर है कि वो सारे पढ़ने लिखने में क्लास में अच्छे हैं, डिसेंट है, इंटेलिजेंट है, टॉप करते हैं, है ना। तो उनको अपन ने क्या किया, उनको अपन ने ग्रुप में डाल दिया और उसको एज अ ग्रुप ही आप परसीव करेंगे। तो यही तो सिमिलैरिटी बोलता है। जो अपन ने ऊपर पढ़ा है प्रॉक्सिमिटी, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, नियरनेस के ऊपर बेस्ड होता है। और जो सिमिलैरिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है कि जो फीचर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के जो फीचर्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, क्या हो गया, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके अंदर हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ा था फिगर, अभी दूसरा हमने पढ़ लिया ग्रुप। उसके बाद आता है थर्ड क्लोजर। इसमें क्या होता है ना, मान लो ना कई बार आपके सामने इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है। अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आप कैसे मीनिंग निकालोगे, अभी ये तो मतलब कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है ना, टेंशन वाली बात हो गई है। तो ये क्लोजर प्रिंसिपल का आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको ये होता है कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप एज अ कंप्लीट वन देखते हो। किस बेसिस पे देखते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर अपनी फीलिंग के बेसिस पे, या फिर अपनी फीलिंग के बेसिस पे उसको आप एज अ कंप्लीट वन देखते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया हुआ है राम है,
राम में ना यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्पेस है बहुत ज़्यादा, ए और एम के बीच में ना स्पेस है, पर फिर भी आप इसको राम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे इनकम्प्लीट है इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट तो नहीं है ना, हो सकता है ये आर ए एम नॉर्मल लिखा हो, बट अपना पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है, अपनी फीलिंग ये बोलती है, अपनी जो गट फीलिंग होती है ना, वो ये बोलती है कि हाँ भी इसको तो हम एज अ राम ही पढ़ेंगे, इस ये तो राम ही लिखा हुआ है। हम किसी चीज़ को सही बताते हैं, हम किसी चीज़ को सही बताते हैं फीलिंग के बेसिस पे जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हंचिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हंचिस बोलते हैं। जब हमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, हम किसी चीज़ को सही बोलते हैं जस्ट बिकॉज हमें लग रही है वो चीज़ सही, हमारी फीलिंग बोल रही है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हंचिस बोलते हैं। और इसी हंचिस के या फिर इसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम एक इनकम्प्लीट चीज़ को एज अ कंप्लीट वन देखते हैं और उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। तो इसी हम प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक एक कंपनी है, एक कंपनी में एक कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको प्रमोशन देनी होती है मैनेजर को, तो एक तो दो तीन तो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से जानता है मैनेजर, और एक दो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है उस मैनेजर की, और उसको उसने प्रमोशन देना है। तो अब उसको प्रमोशन देना है तो वो किस बेसिस पे देगा, उसको पास तो उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो नॉर्मल इसी बेसिस पे देगा कि जो भी उसका काम रहा है उसको देखेगा, उसकी फीलिंग कहेगी, अगर उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कहेगा, अगर उसका जो एक होता है ना इंटरनली, अगर अपना अलाउड करेगा कि हाँ भी यार इसको देनी चाहिए प्रमोशन, तो वो देगा। एक्चुअली में कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके अंदर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर के कि हाँ भाई ये चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं, बस हमें लगता है कि हाँ भी इस पर्सन को प्रमोशन देना चाहिए, तो वो देगा अपनी फीलिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। उसके बाद आता है फोर्थ प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को ना निकाल देते हैं। इसमें बस इतनी सी चीज़ होती है, मान लो एक सेल्स मैनेजर है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भी सेल्स कम क्यों हुई है, रीज़न जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर डिक्लाइन आया है सेल्स में तो आया क्यों है। तो यहाँ पे वो एक ना लंबी चौड़ी लिस्ट उसकी बन जाएगी रीजंस की, हाँ भी ये फलाना रीज़न है, ढिमकाना रीज़न है, डिमांड कम हो गई है ना, सेल्स मैनेजर ने एफर्ट्स कम किए हैं, बहुत सारे रीज़न उसके पास निकल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का पिटारा आ गया है, तो उसमें से क्या करेगा, वो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी ना, जिसको लगेगा कि हाँ भाई ये तो रीज़न नहीं लग रहा है, इसको तो छोड़ो, अननेसेसरी है, तो छोटा मोटा रीज़न है, तो वो उसको वो निकालता जाएगा लिस्ट से। इससे क्या होगा, वो उसके बाद थोड़ी सी बस मेन मेन इन्फॉर्मेशन रह जाएगी, उसको पूरे प्रोसेस को वो सिंप्लीफाई कर देगा, एंड उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसके बाद रह जाएगी वो थोड़ी सी रह जाएगी और ऑर्गेनाइज्ड वे में रह जाएगी, देन उससे मीनिंग निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को निकाल देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वन होती है ना सिर्फ उसे वही रखते हैं। तो इससे हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उससे मीनिंग भी निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड वन आता है इंटरप्रिटेशन। इसमें हमने कौन कौन से पढ़े प्रिंसिपल्स, पहला हमने पढ़ा फिगर ग्राउंड परसेप्शन जो होती है, ये प्रिंसिपल भी आप इसे बोल सकते हो। सेकंड ग्रुप बेस्ड, थर्ड क्लोजर, एंड फोर्थ वन इज सिंप्लीफिकेशन। चार चीज़ें पढ़ी हैं, चारों चीज़ों का यूज़ करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमने सिलेक्ट की होती है ना पहले स्टेप पे, उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अभी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, अभी हमने इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट भी कर ली, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अभी ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें से मीनिंग तो निकालेंगे ना, तभी तो हम उसके बारे में परसेप्शन बनाएंगे। एट द एंड हमें परसेप्शन तो बनानी होती है, उससे मीनिंग निकालना होता है, तभी तो परसेप्शन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ना इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं, छोटी छोटी हैं, बाकी दो तो पहली वाली थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसमें ना फैक्टर्स जो आते हैं वो परसीवर से रिलेटेड आते हैं। परसीवर कौन होता है, जो परसेप्शन बना रहा है, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर के परसेप्शन बना रही हूँ तो ऐसा है वैसा है, रूड है ना, ये तो क्या ही पर्सन बेकार है, रूड बोल रहा है, तो ये मैं परसेप्शन बना रही हूँ उसको लेकर के। तो अगर मैं किसी को लेकर के परसेप्शन बना रही हूँ
तो वहाँ पे जो मेरे को जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफ़ेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट में क्या होता है ना, जब हम किसी की एंटायर पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट कर लेते हैं उसके एक सिंगल सिंगल क्वालिटी के बेस पे, ठीक है? उसके एक सिंगल क्वालिटी के बेस पे। अभी मान लो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है जो काम में तो बहुत बढ़िया है, एफिशिएंट, उसका काम परफेक्ट होता है एकदम, ठीक है। तो अपन ने उसके बारे में ना पूरी उसके एंटायर पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट कर लिया सिर्फ और सिर्फ उस एक फीचर के बेस पे कि हाँ भी ये तो बहुत ऑनेस्ट भी होगा, ये तो बहुत काम भी होगा, काम मतलब शांत भी होगा, उसके अलावा पर्सन एज अ पर्सन भी वह बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने उसकी पूरी एंटायर पर्सनैलिटी को लेकर के एक पॉजिटिव परसेप्शन बना लिया। किस बेसिस पे? एक सिंगल क्वालिटी के बेसिस पे। हो सकता है वो परसेप्शन हमारी सही हो सकता है वो हमारी परसेप्शन गलत भी हो जाए, अनफेवरेबल भी हो सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंट है उसको हम ले रहे हैं कि हाँ भी ये तो ऑनेस्ट भी होगा, एक्चुअली में हो सकता है वो ऑनेस्ट ना हो, ईमानदार ना हो, ऑनेस्ट ना हो। काम में अच्छा है, ठीक है, बढ़िया बात है, बट हो सकता है वो उसके उसके अंदर गुस्सा बहुत भरा हो, एग्रेसिव हो बाय नेचर, है ना, या ऑनेस्ट ना हो, डिसऑनेस्ट हो। तो इन दैट केस हमारी परसेप्शन उसको लेकर के गलत भी हो सकती है कि वो एज अ पर्सन, एंटायर पर्सन वो ठीक नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा उसका काम ही अच्छा है ना। तो यहाँ पे ये होता है हेलो इफेक्ट। बस आपको इतना याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एज अ फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, चलो कि हाँ भाई ये हमें इंटरप्रिटेशन के अंदर जब हम किसी चीज़ को लेकर के परसेप्शन बनाते हैं तो वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उस वजह से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट ये ना एज अ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो हेलो इफेक्ट है, स्टीरियोटाइपिंग आगे आएंगे और भी दो तीन आएंगे, तो इनके ना डायरेक्टली कई बार आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाँ भी हेलो इफेक्ट क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। तो आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए। बस एक लाइन में अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो सिंगल क्वालिटी के बेसिस पे जब हम पूरी एंटायर पर्सनैलिटी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है। अभी आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है ना, लाइक कोई फॉरेनर का पर्सन आया है, फॉरेनर का पर्सन बोलता है कि हाँ भी सारे के सारे इंडियंस जो हैं वो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक विचारों के होते हैं, सारे पाठ पूजा करने वाले होते हैं, सारे के सारे रिलीजियस होते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? एक्चुअल में देखो तो आप सारे के सारे इंडियंस के एक्चुअली में रिलीजियस पर्सन होते हैं, कई कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग बस यही होता है, यही इसका मीनिंग है। जब हम किसी भी पर्सन के बारे में परसेप्शन बनाते हैं, किस बेसिस पे बनाते हैं? जिस ग्रुप को वो बिलोंग कर रहा है, जिस ग्रुप को वो बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप के क्या फीचर्स हैं, उस ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे हम एक पर्सन के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं कि एक पूरा ग्रुप ऐसा है तो वो भी ऐसा होगा। मतलब सारे इंडियंस जो है वो रिलीजियस पर्सन हैं तो वो मतलब उसमें हर इंडियन आ गया, एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही होती है स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ पे हम कई बार गलत हो जाते हैं, जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सारे के सारे जो अमेरिकन्स होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, सारे जापानीज़ जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद सारे गोल मटोल दिखने वाले पर्सन्स जो होते हैं वो जॉली नेचर्ड के होते हैं, है ना, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, हम मैक्सिमम जो है वो ले सकते हैं, मेजॉरिटी में ले सकते हैं, पर हर इंडिविजुअल ऐसा नहीं होता है। हर ग्रुप में हर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर उसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं सारे के सारे वैसे ही होंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है और होता भी नहीं है ऐसा। तो इस बेसिस पे जब हम परसेप्शन बनाते हैं तो वो हमारी गलत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट इंप्रेशन। ये तो आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, किसी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, उससे एक बार मिले, ठीक है, और उससे हमारी लड़ाई होगी है ना। तो उसके बारे में अपन ने परसेप्शन बना ली कि हाँ भाई ये तो मतलब बहुत लड़ाकू है, एटीट्यूड वाला, गंदा नेचर है उसका, ये वो। एक्चुअल में हो सकता है उस टाइम पे उसकी सिचुएशन ख़राब है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अपन ने उसके लिए परसेप्शन बना ली कि ये तो ऐसा है। एक्चुअल में हो सकता है उसका दिल बहुत साफ़ हो, बहुत ज़्यादा शांत हो, या कुछ उस टाइम पे कुछ और बात हो गई हो जिसकी वजह से लड़ाई होगी हो। तो यही होता है कि जब हम फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसके बारे में उसकी पूरी इमेज बना लेते हैं कि ये तो पर्सन ऐसा है, तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और भी है,
एक नया एम्प्लॉई है, उसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। वो दिखने में ना ऐसा पूरा ऐसा जेंटलमैन जैसा है, उसका पर्सनालिटी, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका सब कुछ एकदम ऐसा फर्स्ट क्लास है और वो दिखने में बहुत जेंटलमैन है। तो हमने उसे अपॉइंट भी कर लिया, तो हमें लगा कि काम में भी उतना ही बढ़िया होगा जितना दिखने में है। एक्चुअली में जब उसने ज्वाइन किया तो वो तो आलस आलस खिंडा के रखता है पूरी कंपनी के अंदर। वो शर्कर है, वो कामचोर है, वो आलस खिंडा के रखता है ना। तो शर्कर मीन्स कामचोर है या आलसी, जो हम लेज़ी है, ठीक है। तो जब हमने देखा उसे काम करते हुए तो हमने ये देखा, तो फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन गलत हो गया, जो हमने उसके बारे में सोचा था फर्स्ट इम्प्रेशन में। चलिए आगे हम चलते हैं एट्रीब्यूशन पे। एट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, इसमें हम ना रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर रीज़न गलत तो डिसीजन भी गलत, है ना। ये चीज़ होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आई नो ऐसे नहीं आएगा समझ। अभी जैसे ना फॉर एग्जाम्पल कि जो है वो सेल्स कम हो गई। क्या हो गई? सेल्स कम हो गई है, सेल्स डाउन हो गया। तो इसके ना हमने दो रीजंस फाइंड आउट किए। एक तो था इंटरनल। इंटरनल में क्या था कि ना सेल्स एफर्ट्स कम थे, सेल्स जो एफर्ट्स थे ना वो कम थे। ये क्या था? अपना इंटरनल रीज़न था। और दूसरा हमने रीज़न फाइंड आउट किया कि रिसेशन चल रहा है, मंदी आ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स जो है वो डाउन चली गई। ये अपना क्या है? एक्सटर्नल रीज़न है। ये अपना क्या है? एक्सटर्नल रीज़न है। तो हमने यहाँ पे रीज़न फाइंड आउट किए। और यहाँ पे जो है जब हमने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया, तो अगर हमने देखा कि एफर्ट्स कम होने की वजह से सेल्स कम हुई है, तो हम जो सेल्स पर्सन होगा उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, हो सकता है हम उसे नौकरी से भी निकाल दें, है ना। और अगर हमने देखा कि रिसेशन की वजह से, मंदी की वजह से अगर सेल्स कम हुई है, तो हो सकता है ये पनिशमेंट अवॉइड हो जाए। हम सेल्स पर्सन को तो फिर कुछ नहीं कहेंगे ना, उसकी तो क्या ही गलती है, उसने तो प्रॉपर एफर्ट्स किए ही थे। मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल भी मंदी चल रही है, इस वजह से सेल्स कम हुई है ना। तो ये एक्सटर्नल रीज़न हो गया, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। इन दैट केस हम डिसीजन लेंगे भी, किसी को कुछ नहीं कहना है, ठीक है। सेल्स पर्सन को भी बेचारे को बख्श देना है, उसको भी कुछ नहीं कहना है, जैसा चल रहा है चलने दो और एफर्ट्स करो, बस इतना ही, दैट्स इट। तो ये हो गया यहाँ पे, मतलब जो हमने रीज़न फाइंड आउट किया है उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक डिसीजन लिया, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बाय चांस हमने ये रीज़न, एक्चुअली में तो ना रिसेशन की वजह से सेल्स कम हुई है, बट हमने ना अपनी एनालाइज करा के, सारी स्टडी वगैरह करके हमने ये देखा कि एफर्ट्स कम थे सेल्स पर्सन के, इस वजह से सेल्स कम हुई है। एक्चुअल में वो रीज़न नहीं था। एक्चुअल रीज़न क्या था? रिसेशन था। अब यहाँ पे बेचारे सेल्स पर्सन को हमने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने एफर्ट्स कम किए, उसने मेहनत कम की है। तो अभी यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, है ना, क्योंकि उसके एफर्ट्स कम थे। और एक्चुअली मतलब एफर्ट्स कम नहीं थे, पर हमने उसे निकाल दिया, उसको बेचारे को पनिशमेंट भी दे दी। मतलब हमने रीज़न गलत फाइंड आउट किया, दैट्स वाई हमने उसके बारे में परसेप्शन गलत बनाई और हमारा डिसीजन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो होता है, ये फैक्टर इस तरीके से हमें अफेक्ट करता है हमारी परसेप्शन को, कि अगर हमने रीज़न गलत फाइंड आउट किया तो हमारा डिसीजन भी गलत हो सकता है, ठीक है। अगर रीज़न गलत तो परसेप्शन गलत, उसके बारे में गलत परसेप्शन बनाएंगे, परसेप्शन गलत तो डिसीजन भी गलत हो सकता है। और इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन। इसमें रीज़न इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। चलिए आगे हम चलते हैं इसके अंदर लास्ट पे। फाइनली ये लास्ट वाला आ गया है, इसके बाद बस एक स्लाइड और बची है, ठीक है। चलिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि ना जब हम दूसरों में ना अपनी क्वालिटीज़ देखते हैं। इसका सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जांपल यही है कि अगर आप सच्चे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसे देखते हैं, उसी नज़र से देखते हैं कि अभी मैं तो सच बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, है ना, मैं तो भोली भाली हूँ, मैं भोला भाला हूँ। तो सामने वाले को भी आप उसी वे से देखते हैं, उसी नज़र से कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये भी सच बोल रहा है, वो तो क्लेवर है ही नहीं, वो तो चंट है ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो झूठ ही नहीं बोल रहा है ना। तो मतलब जैसे आप होते हैं ना खुद, आप वैसे ही दूसरों को देखते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। एक्चुअली में ये हम गलत कर सकते हैं, यहाँ पे ये फैक्टर हमें अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वो सामने वाला पर्सन, जैसे ना ये चीज़ ना पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो जॉब के प्लेस पे तो, प्रोफेशनल प्लेस पे तो बड़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल जवाब दे रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, सीधे साधे बन के हम रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हम दूसरों को भी वैसे ही समझ लेते हैं। बट एक्चुअल में दूसरा पर्सन क्या होता है, अंदर से क्लेवर होता है, ठीक है, चंट होता है, थोड़ा ऐसा सा होता है। तो वहाँ पे जो होता है हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमने उसको ऐसे परसीव किया कि वो अच्छा है, ऑनेस्ट है, वैसा ही है जैसे हम हैं। एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है।
तो वहाँ पे हमारी परसेप्शन गलत हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी ये तो सारे फैक्टर्स थे हमने जो कर लिए। जो परसीवर होता है, अगर मान लो मैं परसीव कर रही हूँ किसी भी चीज़ को या किसी पर्सन को भी परसीव कर रही हूँ, तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं मुझे। अभी ना सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो ये आती है कि जो चीज़ परसीव हो रही है, जो चीज़ परसीव हो रही है, सामने वाला जो कोई पर्सन है वो परसीव हो रहा है, तो उसके रिलेटेड भी फैक्टर्स कुछ होते हैं। दो ही फैक्टर्स हैं वैसे इसके अंदर आएंगे। वो फर्स्ट वन है स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है ना, अभी जैसे ना आपा मान लो किसी प्रिंसिपल के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं और किसी पीएन के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, तो अपन ये परसेप्शन बनाए कि हाँ भी ना प्रिंसिपल है वो हायर रैंक पे है, प्रिंसिपल जो है वो हाई क्या है, वो हाई रैंक पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका स्टेटस भी बहुत बढ़िया होगा, और उसका हाई रैंक पे उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, तो वो उस पोजीशन पे पहुंचा है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होंगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होंगे, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, हमने उसके बारे में ऐसा परसीव कर लिया। ठीक है, अभी दूसरी साइड एक पीएन है, तो पीएन है, उसकी जो है वो रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा लो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली उसका स्टेटस भी डाउन है, स्टेटस डाउन है, रैंक भी कम है, और आप उसके लिए ये परसेप्शन बनाते हैं कि हाँ भाई ये तो इसको तो कुछ नॉलेज नहीं है, और ना ही ये इंटेलिजेंट है, इसको मतलब बिल्कुल भी नॉलेज कुछ भी नहीं है ना, तो आप ये परसेप्शन बना लेते हैं। तो यही होता है यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्ट करता है, और ये परसेप्शन अपनी गलत हो सकती है, गलत हो सकती है। हो सकता है जो एक पर्सन है उसको हाई स्टेटस मिला हो या हाई रैंक मिली हो उसकी वेल्थी होने की वजह से। कई बार होता है ना कि मतलब दो जने हैं, उनमें से प्रमोशन देनी है किसी एक को, तो एक एफिशिएंट जो होता है एम्प्लॉय, उसको तो प्रमोशन मिलती नहीं है जिसको एक्चुअल में नॉलेज होती है, और जो एक दूसरा एम्प्लॉय है उसके लिंक्स अच्छे हों या उसके पास थोड़ा पैसा वैसा हो अच्छा उसका, या कोई ना होता है ना लिंक्स अच्छे होते हैं, अप्रोच लगवा देते हैं, या कुछ भी पैसा वैसा खिला दिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो कैसे भी करके वो उस हाई पोजीशन पे पहुंच गया, उसने प्रमोशन ले ली है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके लिए गलत परसेप्शन बना ली। हमने तो ये सोचा था कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, इंटेलिजेंट होगा, ये वो, एक्चुअल में वो है नहीं वैसा, हमने परसेप्शन गलत बना ली। और एक्चुअल में हो सकता है जो लोअर रैंक पे हैं थोड़े पर्सनस, वो उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पॉसिबल ना हो सकता है। तो ये होता है जो स्टेटस जो होता है, कई बार हम किसी के ना स्टेटस को देख के उसके लिए परसेप्शन बना लेते हैं अच्छी अच्छी, एक्चुअल में वो वैसा होता नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, इसके अंदर फैक्टर आता है ना जिसको भी हम परसीव कर रहे हैं ना, कई बार क्या होता है ना उस पर्सन के ना अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, कुछ एक ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। लाइक अब किसी की ऑनेस्टी है, कोई सच्चा है, उसके मुंह पे थोड़ा ना लिखा होगा कि हाँ भाई ये ऑनेस्ट है ना। मतलब अगर आपा ने जो है वो उनसे इंटरेक्शन होगी तभी हमें पता लगेगा ना। अब एक मैनेजर है, उसको प्रमोशन देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसे ये देखना है कि मैं किसको प्रमोशन दूँ और किसको ना दूँ। तो एक तो होगा भी हाँ भी जिससे इंटरेक्शन हुई है, तो उसका तो उसको पता होगा कि हाँ भी ये कैसा है कैसा नहीं है। और एक पर्सन ऐसा है जिससे इंटरेक्शन नहीं हुई है ज़्यादा, उसके बारे में उसको फिर कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल में ऑनेस्ट है या नहीं है। तो ऐसे कुछ एक ना ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते, जो दिखते नहीं हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, विच कांट बी सीन, बट इनको वो हमें फील कर सकते हैं। उन उन जो क्वालिटीज़ है ना उनको हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, जब उनसे हमारी कोई बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, काम पढ़ते हैं हमें है ना, तब हम उन क्वालिटीज़ को फील कर सकते हैं। अब अगर बाय चांस हमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उनके साथ इंटरेक्ट करने की, हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, इन दैट केस हमें उसके बारे में कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली में वो ऑनेस्ट है या नहीं है, या वो लॉयल है या नहीं है। मतलब जो हिडन क्वालिटीज़ होती है ना, जो मतलब इंटरेक्ट करने पे पता लगती हैं, वो हमें नहीं पता लग पाएगी। तो हो सकता है यहाँ पे हमारा डिसीजन भी गलत हो जाए। हमारा डिसीजन ऑब्वियसली सी बात है ना इफेक्ट होगा, हम उसके बारे में परसेप्शन बना लेंगे, बस ठीक है जो थोड़ा बहुत पता उसके बेसिस पे बना लेंगे, इंटरेक्शन तो ज़्यादा हुई नहीं, डिसीजन भी ले लेंगे। हो सकता है वो डिसीजन या जो परसेप्शन है वो हमारी गलत हो जाए क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुई। तो अगर हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन क्वालिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, इवैल्यूएशन के लिए होनी ज़रूरी है, बट वो हमारे पास नहीं है, स्टिल हम कैसे भी करके कर लेते हैं इवैल्यूएशन, तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी आता है लास्ट फैक्टर
जैसे हम कर रहे थे, जब भी हम परसेप्शन बनाते हैं किसी के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको। 3 कैटेगरीज़ थी, पहली हमने कर ली परसीवर की, दूसरी हमने कर ली जो परसीव होता है, जो चीज़ परसीव हो रही है उसके अंदर भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। अभी तीसरी आती है ना सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स में क्या होता है ना, जब भी हम परसेप्शन बनाने बैठते हैं, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिलेक्ट भी कर लिया, उसके बाद हम उसे मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि हम उसके बारे में गलत परसेप्शन बना बैठते हैं। हो सकता है वो एक्चुअली में वो चीज़ सही ना हो, बट सिचुएशन की वजह से हमारी परसेप्शन गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को ना, एक रिच पर्सन है, उसको जो है आप ढाबे पे मिलते हो, ठीक है, एक रिच पर्सन है, उसको आप ढाबे पे मिलते हो, तो आप उसके बारे में ये परसेप्शन बना लेते हो कि हाँ भाई ये तो ऑर्डिनरी पर्सन है ना। नॉर्मली जो ढाबे पे सारे के सारे बैठे हैं वो तो सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन हैं, वो रिच नहीं है बहुत ज़्यादा, आप उसके बारे में ये परसेप्शन बना लेते हो। हालांकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिच हो, है ना। और अगर आप किसी से 5 स्टार होटल में मिलते हो जो इतना ज़्यादा रिच नहीं है, हो सकता है वो कुछ वहाँ पे काम से आया हो, बट आप उससे वहाँ पे मिले हो, तो आप उसके बारे में परसेप्शन बनाते हो कि यहाँ पे जो भी बंदे घूम रहे हैं ना वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिच हैं। एक्चुअल में हो सकता है उनमें से कुछ हो कुछ ना हो। तो कई बार क्या होता है ना, हम सामने वाले के लिए परसेप्शन बना लेते हैं उसकी सिचुएशन को देख करके, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, लाइक कई बार क्या होता है ना, आप किसी से मिलते हो और वो बहुत ज़्यादा आपसे रूडली बात करता है, और आप उसके लिए परसेप्शन बना लेते हो कि हाँ भाई ये तो रूडली बात कर रहा है मुझसे, तो ये तो इसका नेचर अच्छा नहीं है ना, इसकी जो है वो पर्सनालिटी, इसका नेचर जो है वो अच्छा नहीं है। बट एक्चुअल में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान और आप पे जस्ट निकल गया उसका गुस्सा, मतलब उसकी सिचुएशन ठीक ना चल रही है, उसके घर में प्रॉब्लम चल रही हो, उसके घर में कोई बीमार हो, फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहा हो, वो टेंशन में हो, वो प्रेशर में हो, इस वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हो, इस वजह से वो सबसे चिड़चिड़ा के बात कर रहा है ना, रूडली बात कर रहा है। कई बार होता है ना अपनी सिचुएशन ठीक नहीं होती है, पर वैसे आप ठीक होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, उस टाइम पे अपनी सिचुएशन ऐसी चल रही है। अब उस टाइम पे अगर कोई फर्स्ट टाइम हमें मिलेगा तो अपने बारे में क्या कर लेगा, गलत परसेप्शन बना लेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम कई बार गलत परसेप्शन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया पूरा लेक्चर। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं गया, बट हाँ थोड़ा लंबा चला गया ये लेक्चर, बट इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा हो लेक्चर, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। एंड ये अपना परसेप्शन पूरा हो गया है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इसका मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस, और इस लेक्चर में हमने इसका किया फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसके प्रोसेस को। ठीक है, बहुत सारे हमने टिपिकल टर्म्स के मीनिंग भी देख लिए, विद एग्जांपल्स देख लिए। सो अगर आपको समझ आया हो सब कुछ, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइए कैसा लगा लेक्चर और सब कुछ समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।